नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक और कल जहां पे क्लास हमारी ख़त्म हुई थी इन्वायरमेंट की, वहीं से हम शुरू करेंगे। तो आपको बता दें, कल हमने यहां तक अपना क्लास कर लिया था। इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें भौतिक या अजैविक, जिसको आप फिजिकल या एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अजैविक का मतलब ही है कि अजीवित, मतलब नॉन लिविंग। और वैसे ही जैविक, जीवित, मतलब लिविंग कंपोनेंट्स। तो ये लिविंग वाले बायोटिक होते हैं, इनमें जैसे पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब आते हैं। एनर्जी कंपोनेंट जो होता है, ये जो है ऊर्जा का है। तो यहाँ पर एक तो सौर ऊर्जा होती है और कुछ मैन मेड ऊर्जाएं भी होती हैं, जैसे सोलर पैनल वगैरह से, लेकिन वो भी सूर्य की ऊर्जा पर ही काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, आप लोग प्रिपेयर हो जाइए और एक बार सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे और आज इन तीनों टॉपिक को अब हम ख़त्म करेंगे। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ जाके देख लें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बढ़ते हैं आगे। आप सभी जानते हैं, इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है वो तीन भागों में डिवाइड है। पहला, एक फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट को आप फिजिकल या एबायोटिक दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल या एबायोटिक आप दोनों कह सकते हैं। एबायोटिक में और फिजिकल में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सब आते हैं। एटमॉस्फेयर को आप वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर को आप जलमंडल और लिथोस्फीयर को आप स्थलमंडल कहते हैं। आगे ये चीज़ें हमको बताएंगे। बायोलॉजिकल में एबायोटिक और बायोटिक दोनों। तो जो बायोटिक होता है ये लिविंग है, और जो एबायोटिक है वो नॉन लिविंग है। तो फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल में आप आएंगे तो कल्चरल में आपको सोसाइटी वगैरह मिलेगा। ठीक है, जैसे आप कल्चरल में आते हैं तो कल्चरल में आपको सोसाइटी मिलेगी, इकोनॉमी मिलेगी, पॉलिटिक्स मिलेगी। तो ये तो मैन मेड है। ठीक है, कल्चरल इन्वायरमेंट जो है ये मैन मेड इन्वायरमेंट होता है, और फिजिकल और बायोलॉजिकल जो है ये इन्वायरमेंट जो है ये नेचुरल है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक एंड बायोटिक में जो एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये क्या है? एबायोटिक है, मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं ये। ईच इन्वायरमेंट हैव टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स, तो ये एबायोटिक एंड बायोटिक हो गए। एनर्जी जो है वो भी गिनी जाती है, तो उसमें हम आगे बात करेंगे। तो एटमॉस्फियर, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, ये हमारे क्या है? ये नॉन लिविंग है। और अगर हम लिविंग की बात करें तो बायोटिक। बायोटिक में आपके प्रोड्यूसर आएंगे, कंज्यूमर आएंगे, डिकम्पोजर आएंगे। प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जैसे पौधे, ठीक है, इनमें जो प्लांट्स वगैरह हैं सभी आएंगे, ये सब प्रोड्यूसर हैं। कंज्यूमर में जीव जंतु ये सब आएंगे, जीव में ही हम सब आते हैं। और ये तीन भागों में डिवाइड होता है। कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। मतलब आप हार्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर्स कह सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये कंज्यूमर के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगर डिकम्पोजर की बात करें तो इसमें सभी सूक्ष्म जीव आएंगे, सभी सूक्ष्म जीव, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब। डिकम्पोजर को हम हिंदी में वियोजक कहते हैं। ठीक है, और जीव को ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पौधे तो आप समझ ही रहे हैं। तो एबायोटिक फैक्टर में आप देख सकते हैं कौन कौन से आते हैं, ये देख सकते हैं। इसमें एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों मिला के अगर देखें तो विंड, वाटर एंड सॉयल। जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल, इसको आप मिट्टी से समझिए, मृदा। और हाइड्रोस्फीयर जो है इसको आप जल से समझिए, मतलब वाटर। और वायुमंडल में जो, आप इसको विंड से समझिए, वायुमंडल। ठीक है, इसको भी डिटेल में एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें पौधे आएंगे, मतलब जो ग्रास वगैरह आपको ये नीचे दिख रही हैं ये पौधे हो गए। ये देखिए, तो प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो इसमें जो बायोटिक फैक्टर हैं ये सभी बायोटिक फैक्टर के पार्ट हैं। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर जैसे ग्रास हो गया, ये क्या है? प्रोड्यूसर है। उसके बाद कंज्यूमर में
हो गया जीव आएंगे, जितने सभी जीव हैं ये कंज्यूमर में आएंगे। और डीकम्पोजर में आएंगे जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ये सब ये आगे आपको दिखाते हैं हम। अब सबसे पहला पॉइंट आता है एटमॉस्फियर का। तो एटमॉस्फियर का हम देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, एटमॉस्फियर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एटमॉस्फियर में ये टोटल 5 भागों में डिवाइड है एटमॉस्फियर। पहला आता है ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अगर हम ट्रोपोस्फियर की बात करें तो यहीं ट्रोपोस्फियर में ही क्या होता है, हमारे विमान जो हैं वो उड़ते हैं, और जो हॉट एयर बैलून है वो भी इसी में रहता है। ट्रोपोस्फियर में ही हमारा पहाड़ वगैरह सब खत्म हो जाता है। ठीक है। यहाँ जैसे ही आप ट्रोपोस्फियर में ऊपर बढ़ते रहेंगे, 12 से 18 किलोमीटर जाएंगे, तो आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब कि -56.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा। फिर आप उसके ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फियर में, तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर तक जो है वो धूमकेतु वगैरह चलते रहते हैं, मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर और डाउन हो जाता है, और वह -6.5 टू -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। ठीक है। ये 11 से 50 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल में। अब हम बात करते हैं मीजोस्फीयर की। तो मीजोस्फीयर में ही मेट्रोलॉजिकल रॉकेट वगैरह जो रहते हैं, ये 40-50 से 80-90 किलोमीटर के बीच का एरिया होता है। यहाँ पर बहुत सारे मेटियोर्स आपको मिलेंगे। ये -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से -86.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर रहता है। ठीक है। अब यहाँ से आप जब ऊपर जाएंगे थर्मोस्फीयर पे, तो यहाँ पर अब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर तो यहाँ से यहाँ तक घटता है, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। जब आप 80 से 90 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई में जाएंगे तो आपको थर्मोस्फीयर, ये बहुत भारी लेयर होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको मिल सकता है। और यहीं पे जो है आपको औरोरा वगैरह मिलेंगे, मतलब कि तूफान, जो कि गर्म लेयर के तूफान है। गर्म हवाओं के बवंडर आपको यहाँ इसी लेयर में मिलते हैं। फिर आता है एक्सोस्फीयर। अब एक्सोस्फीयर जो है 800 से 3000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, यहाँ पर आपको सैटेलाइट्स, स्पेसशिप वगैरह मिलेंगी। यहाँ का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक बना रहता है। तो ये हमारा क्या है, ये टोटल हमारा है वायुमंडल, इसको हम कहेंगे एटमॉस्फियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हाइड्रोस्फीयर, मतलब जलमंडल। तो जलमंडल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिथोस्फीयर तथा हाइड्रोस्फीयर दोनों को लेके चलते हैं। जलमंडल में यहाँ पर ओशियन का बहुत बड़ा रोल होता है, और यही इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है। वाटर साइकिल कहते हैं कि मतलब कि जो जल होता है वो सूर्य के प्रकाश से इवेपोरेट होके कहाँ जाता है, क्लाउड्स में, और फिर उसके बाद वो रेन के थ्रू नीचे आता है, तथा ये पहाड़ों पे या फिर ग्राउंड वाटर के थ्रू कहाँ चला जाता है, ओशियन में, या फिर डायरेक्ट इवेपोरेट होके फिर ऊपर चला जाता है, कहाँ पे, क्लाउड्स में। या फिर जो ग्राउंड पे जो ट्री वगैरह होते हैं, ट्री में जाइलम फ्लोएम बंडल्स होते हैं, इनके थ्रू पानी, जो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, वो पौधों को फोटोसिंथेसिस की क्रिया में मदद करता है। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, O2 को इंक्रीज करते हैं तथा CO2 को अंदर लेते हैं। तो पौधे जो है फोटोसिंथेसिस क्रिया में सनलाइट, ग्राउंड वाटर एंड एटमॉस्फियर से क्या लेंगे, CO2, इनकी मदद से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तथा O2 रिलीज करते हैं। इनमें जो है पानी का पूरा इवेपोरेशन हो जाता है सन के द्वारा। ठीक है। तो ऐसे भी ये साइकिल चलती रहती हैं। जो आपका जो क्या है, जल है, जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एकमात्र क्या है, अकार्बनिक तरल पदार्थ है। ये क्या रहता है, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा एक समान रहती है। ये वाटर साइकिल के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जल जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे वनस्पति प्रकार तथा उसके संगठन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जलीय तंत्र यही है,
इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा बहुत सारी गैसें जो होती हैं वो जल में आंशिक रूप से घुली रहती हैं। कार्बन साइकिल्स का भी इसमें बहुत रोल होता है। गहरी झीलों व भारी मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ वाले जलाशय होते हैं, इनमें अन्य जलीय जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन जो है वो कारक का काम करती है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पन्न गैसें होती हैं उनके विसर्जन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये है हमारा जलमंडल। आप जलमंडल समझ गए ना, ये सब वाटर साइकिल है, इसी को हम कहते हैं जलमंडल। अब आता है, अब तीसरा आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हम कहेंगे स्थल मंडल। तो हम अर्थ के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे। अर्थ में जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। ठीक है, और जो उसके बाद की परत होती है उसको हम मैंटल कहते हैं, और जो सबसे अंदर की परत होती है कोर कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर क्या है, तो वो जो है क्रस्ट के भीतरी की जो परत है उसी को कहते हैं। जो सबसे पहली परत है क्रस्ट वो 8 किलोमीटर, उसके बाद दूसरी परत आती है वो मैंटल शुरू हो जाता है, तो वो लिथोस्फीयर है। और ये 100 किलोमीटर के बाद फिर एस्थेनोस्फीयर हो जाता है, जो 700 किलोमीटर के बाद लोअर मैंटल मिलता है, ये 2885 किलोमीटर जाता है। फिर उसके बाद कोर आ जाता है, ये परत क्या है, कोर की, और ये लिक्विड फेज होता है। ठीक है, आउटर कोर पूरा लिक्विड फेज होता है, ये 5155 किलोमीटर तक मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा इनर कोर। इनर कोर जो है वो लगभग 6371 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। यहीं पर आयरन, निकेल एंड सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर लगभग 6000 सेंटीग्रेड से 2000 के बीच में टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और इसी वजह से ही क्या होता है, पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बनता है, और यहाँ पे जो कोर है यहाँ पे चुंबकत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो क्या है, पृथ्वी की तरफ बहुत तेज़ी से खींची होती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बनाता है, यही जो अंदर के लिथोस्फीयर के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई, और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से बना भी सकते हैं समझ के। तो जितने भी ये हैं, आप जरूरी नहीं कि नोट्स पूरी बनाएं, आप खाली इसी को अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। अब आता है बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब बायोटिक की बात करेंगे। ठीक है, तो बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सूक्ष्मजीव। प्रोड्यूसर में प्लांट्स वगैरह जो आते हैं, ये इनका बहुत रोल होता है, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं हमें, तथा कंज्यूमर्स को भोजन कर देते हैं। प्रोड्यूसर को आप क्या कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप, ये ऑटोट्रॉप होते हैं, और कंज्यूमर क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप होते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉप होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप का मतलब परपोषी, और प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप का मतलब होता है कि स्वपोषी, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। और जबकि जो कंज्यूमर था, डिकम्पोजर हैं, ये इन पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। ठीक है, तो कंज्यूमर ये हो गए। अब कंज्यूमर 3 भाग में डिवाइड होते हैं। जो डिकम्पोजर होते हैं इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, जो प्लैंक्टॉन्स वगैरह ये सब आते हैं। ये जो है मृत जो शरीर होता है उनको जो है खा के डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे आपका शरीर जो है जब उसमें ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है तो कुछ ही दिनों में ये जो डिकम्पोजर्स हैं उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। तो ये क्या है, ये मृत जो जीव हैं उन पर डिपेंड करते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, और कंज्यूमर जो होते हैं ये इन पर डिपेंड करते हैं, और कुछ कंज्यूमर में ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए, सेल्फ ऑटोट्रॉप्स मतलब प्रोड्यूसर जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस के द्वारा, जैसे कि प्लांट। अदर हेटेरोट्रॉप्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर आते हैं, ये ईट
ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ये मतलब कि प्रोड्यूसर के थ्रू भोजन लेते हैं और उसी से अपना पेट भरते हैं। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी 3 प्रकार के कंज्यूमर होते हैं। तो प्राइमरी की अगर हम बात करें तो इनमें माउस हो गया, सेकेंडरी की बात करें तो फॉक्स हो गया, टर्सरी की बात करें तो बॉबकैट हो गए। ठीक है। अब ये जो प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी पर डिपेंड होते हैं, प्राइमरी भोजन पर डिपेंड होता है। जैसे प्राइमरी माउस है ना, माउस क्या करता है, ये प्रोड्यूसर पर डिपेंड होता है। ठीक है। और जो फॉक्स होता है ये किस पे, प्राइमरी पे डिपेंड होते हैं, मतलब कि ये मीट वगैरह खाते हैं। ठीक है। और जो टर्सरी होता है वो सभी को खाता है। ठीक है। जैसे कि अब बात करें हर्बीवोर, हर्बीवोर किस में आते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर क्या होता है, जो कि मीट्स को खाता है, मीट मतलब कि ये हर्बीवोर को खा जाता है। जैसे कि शेर क्या है, वो कार्निवोर है, ये क्या खाता, ये गाय वगैरह को खा लेता है। ठीक है। अब अगर हम ओमनीवोर की बात करें तो ये जो होता है ये टर्सरी या फिर क्वाटरनरी, एक कंफ्यूजन होता है कंज्यूमर, वो उसमें आता है। तो ये ईट मतलब ये प्लांट तथा मीट दोनों को खा लेता है। इसमें ओमनीवोर में कौन आता है, इसमें हम लोग आते हैं, मनुष्य आते हैं। ये जो है मीट तथा ओमनीवोर को आप सर्वाहारी भी कर सकते हैं। अब आता है उसके बाद डेट्रिटिवोर्स। ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये ऑन फीड ऑन एनिमल्स रिमेन्स एंड डिकेड मटेरियल, क्रैब्स एंड अर्थ वॉर्म्स। तो ये जो होते हैं ये कंज्यूमर्स जो होते हैं कुछ, जैसे कि कार्निवोर, हेर्बीवोर और ओमनीवोर, इन पे जो इनके जो फीड होते हैं, मतलब मल जो होता है, उन पे ये मद या फिर डेड मटेरियल जो होता है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब डिकम्पोजर की बात करें तो एन ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और बैक्टीरिया दैट कंप्लीट द फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, यही है टोटल एबायोटिक, जो बायोटिक फैक्टर हैं जो इन सभी का मेल होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो इकोसिस्टम में लास्ट जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है वो डिकम्पोजर का काम है। मतलब कि जैसे आपका जन्म हुआ, उसके बाद आपने आप इन सब श्रेणियों में आते गए, उसके बाद जब आपका लास्ट डीके होगा वो डिकम्पोजर के द्वारा होगा। ठीक है। तो ये डिकम्पोजर जो होते हैं ये सभी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं और इसीलिए ये इकोसिस्टम का फाइनल ब्रेकडाउन माना जाता है। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड्स। जैसे इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या है, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द population of organisms that interact with each other in a given area with the abiotic components of that area। मतलब कि कोई इकोसिस्टम वो है जिसमें कि सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का जो पॉपुलेशन होता है, चाहे हम हो चाहे कोई जानवर हो, सभी का जो बायोटिक, मतलब बायोटिक का मतलब कि प्लांट्स हो गए, जीव हो गए और डिकम्पोजर हो गए, सभी मिलके जो इंटरेक्ट करते हैं किससे, एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब कि वायु, जल तथा मिट्टी से जो इनका इंट्रैक्शन होता है वो क्या है, एक इकोसिस्टम है। तो आप ये जो डिफिनीशन है बहुत अच्छी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एक किसी इकोसिस्टम का हम लेते हैं, कौन सा, पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, तो मछली, जितने भी इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, बायोटिक है, और जितने नॉन लिविंग है वो क्या है, एबायोटिक है। जैसे कि जल, मिट्टी और वायु, ये सब क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम में भी ऑक्सीजन होती है। तो ये क्या है, ये एबायोटिक फैक्टर हो गए। लेकिन जो बायोटिक फैक्टर हैं वो जैसे कि हो गए आपके डिकम्पोजर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, तथा ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब एल्गी वगैरह जो है और कुछ प्लांट जो जल के अंदर होते हैं वो सब। तो ये क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम है। ठीक है। इकोसिस्टम में जो बायोटिक फैक्टर होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है। उसी में इनका जो है सम्मिलन होता है, सम्मिलित होते हैं। इसको हम फूड चेन से समझेंगे। जैसे फूड चेन क्या होता है कि फूड चेन में पहला क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं, और प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा खाए जाते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा खाए जाते हैं, और टर्सरी कंज्यूमर जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेता है। ठीक है। और जो टर्सरी कंज्यूमर होता है वो प्रीडेटर के द्वारा खा लिया जाता है। प्रीडेटर को आप क्वाटरनरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। अब ये जो लास्ट में ये सब क्या होते हैं, सभी के सभी डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोजर लास्ट में आता है और फिर ये डिकम्पोजर जो है
वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह में मिल जाएगा, मतलब ज़मीन के अंदर डिकम्पोज अगर होती है कोई बॉडी, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स हैं वो ज़मीन में मिल जाते हैं, और फिर वो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूसर्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चैन जो है, ये फूड चैन चलता रहता है। थोड़ा सा और समझाने के लिए देख लेते हैं, जैसे कि एनर्जी कंपोनेंट्स आता है लास्ट में। तीसरा क्या है, एनर्जी कंपोनेंट्स है। तो एनर्जी कंपोनेंट में आप देखिए, सोलर एनर्जी जो है वो सन के द्वारा प्राप्त हो रही है, और ये पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया को पूर्ण कर रही है। तो पौधे क्या है, सनलाइट को सूर्य से लेकर फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे आ रहा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और पौधों के जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसमें क्या है, O2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, और CO2 जो क्या है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तथा वाटर भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें दो चीज़ रिलीज होती है, O2 एंड वाटर। वाटर जो होता है वो क्लाउड्स में चला जाता है, एंड जो वाटर का इवेपोरेशन होता है वो तो क्लाउड्स में चला गया, लेकिन जो O2 है वो एटमॉस्फेयर में आपके वायुमंडल में रह जाती है। तो उसके बाद ये जो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, हर्बीवोर खा लेते हैं, और हर्बीवोर को कार्निवोर खा लेते हैं। फिर कार्निवोर्स का जो कंजप्शंस होता है ये डिट्रिटिवोर्स के द्वारा। तो डिट्रिटिवोर्स जब डिकम्पोज होते हैं, जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि ये डिट्रिटिवोर्स क्या है, तो इनका जो डिकम्पोजिशन होता है, ये जब डिके हो जाते हैं तो इनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में एंड वाटर में मिल जाते हैं। सॉइल वाटर, ये सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर होता है, समझ पा रहे होंगे आप, सारी चीज़ें अच्छे से आप समझ पाए होंगे, इसलिए हमने पहले सब चीज़ बता दिया। तो और ये जो डिकम्पोजर हैं, इन्हीं से न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता है किसमें, कहाँ पे, वाटर में। तो ये चीज़ें जो हैं ये पूरी साइकिल नहीं बन गई। फिर पानी क्या होगा, वो चला जाएगा, फिर उसी से बारिश होंगी। ठीक है, तो ये एक एनर्जी कंपोनेंट्स हैं, जो मेन क्या है, इसका स्रोत सूर्य है, और इन्हीं के द्वारा सोलर पैनल वगैरह काम करते हैं। तो ये रही टोटल डिटेल्स। तो एक प्रकार से आज का जो टॉपिक था वो तीनों खत्म हुआ। कौन कौन सा, तो आज का जो टॉपिक था क्या था, फिजिकल एंड एबायोटिक। बायोटिक हो गया एनर्जी कंपोनेंट, तो तीनों हमने आपको बता दिए। अब अगला हमारा जो रहेगा क्लाइमेट्स रहेगा, कुछ हम लाइट्स के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम चलेंगे क्लाइमेट में। तो नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें आपको जो परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को अपने साथ जोड़ें। ठीक है, तो कैसी लगी उसको आप भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।